बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ में आज मैंने आपको जो चैप्टर 4 है इसके स्टेट ऑफ मैटर्स जो गैसेस का चैप्टर है, इसमें जो हमने पढ़ना है वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान सा। एवोगैड्रोस लॉ का जो टॉपिक है वो ये है कि एवोगैड्रोस एक साइंटिस्ट है, एमिडो एवोगैड्रो उसका नाम है। उसने गैसेस पर काम किया है, और गैसेस के मुख्तलिफ प्रोपोर्शनलिटीज़ उसने मालूम किए हैं। ख़ास तौर पे उसने ये काम किया कि गैसेस का अगर हम वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, इस बात पे इसने काम किया था। इसमें हम सपोज़ कर रहे हैं कि हमारे पास एक गैस है, उस गैस का नाम हीलियम गैस है। हमने हीलियम गैस का क्या लिया, 1 मोल हीलियम गैस हमने लिया जो कि 4 ग्राम के बराबर है। हमने इस गैस को एक बलून में डाल दिया। बलून में डालने के बाद बलून का जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 22.414 लीटर ये वॉल्यूम हो गया। फिर इसने क्या किया, मे बी आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे 2 मोल गैस लेते हैं जो कि 8 ग्राम के बराबर है। 8 ग्राम के बराबर है। अब इसने देखा कि जो वॉल्यूम है वो 44.81 लीटर बन गया। तो इससे कौन सी बात हमें समझ आ रही है? इससे हमें ये समझ आ रहा है कि अगर हम गैसेस के मोल्स को इंक्रीज़ करते हैं, क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने की वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर हम कंसंट्रेशन इस तरह बढ़ा रहे हैं, अगर कंसंट्रेशन हम 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम भी 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है। इसको एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। तो एवोगैड्रोस लॉ जो है, एवोगैड्रोस लॉ ने हमें ये बताया कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ क्या, इसके मुताबिक क्या, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टू द नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज करो तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। एट कांस्टेंट, इस दौरान हमने कांस्टेंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है। इस दौरान हमने टेम्परेचर और प्रेशर को हाथ नहीं लगाना है, इस दौरान हमने कुछ नहीं करना है, चेंजेस नहीं लानी है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, प्रेशर नहीं बढ़ाना है। तो इसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। एवोगैड्रोस लॉ को अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हम लिखेंगे, और इसको हम के एन कर देंगे। फिर ये आ जाएगा
इस तरह का, और हमारे पास अगर दो वैल्यूज है V1/N1 है इज इक्वल टू V2/N2 है, तो एक ये भी बन जाएगा। ये चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो इसका ग्राफ क्या होगा, हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा हमें स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ही में मिलना है। ये सारे का सारा एवोगैड्रोस लॉ के मुतालिक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जो हमने पढ़ना है उसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, यह मैं आपको थोड़ा सा ये आइडियल गैस के बारे में बताता चलूं कि आइडियल गैस किसे कहते हैं। गैस, हमारे पास एक आइडियल गैस होता है, एक रियल गैस होता है। एक आइडियल गैस होता है और दूसरा जो है वो क्या होता है, वो रियल गैस होता है। रियल गैस कौन सा है, जो दुनिया में पाया जाता है, जो एग्जिस्टिंग गैस है, जो दुनिया में मौजूद है। एग्जिस्टिंग गैस, दुनिया में तमाम गैसेस, बहुत सारी गैसेस जो हमें मालूम है या हमें नहीं मालूम है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, ये एग्जिस्टिंग गैस है। ये दुनिया में पाए जाते हैं, जो दुनिया में पाए जाते हैं उनको रियल गैस कहा जाता है, और जो दुनिया में नहीं पाए जाते हैं उनको आइडियल गैस कहा जाता है। नॉन एग्जिस्टिंग गैस, दुनिया में नहीं पाया जाता है, यह हाइपोथेटिकल गैस है, दुनिया में मौजूद नहीं है, हाइपोथेटिकल गैस है, हाइपोथेटिकल गैस है, ये दुनिया में मौजूद नहीं है, नहीं पाया जाता है, ये एक ख्याली गैस है। फिर सवाल ये आता है कि एक चीज़ जब मौजूद ही नहीं है तो ख्याली गैस की क्या ज़रूरत है। ख्याली गैस की ज़रूरत यहाँ पड़ी जब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन किया जा रहा था। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ जो है ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ पर एप्लीकेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ अगर हम मैक्सिमम प्रेशर पर जाते हैं तो बॉयल्स लॉ फेल हो जाता है। इसी तरह अगर हम चार्ल्स लॉ की तरफ आते हैं तो अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की तरफ जाते हैं तो चार्ल्स लॉ फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होती है, क्योंकि जो गैस के मालिक्यूल हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। गैस के मालिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस इफ़ेक्टिव हो जाती है। इस इफ़ेक्टिव हो जाने की वजह से मज़ीद वॉल्यूम में कमी नहीं आती है। इसलिए इस बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को एप्लीकेबल बनाने के लिए कहाँ पे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ पर, तो ये हाइपोथेटिकल गैस के बारे में सोचा गया। कहा गया कि ऐसी गैस जिसके अंदर कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है, उस गैस पर, उस गैस को हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के डेफिनेशन में यूज़ करना है। इस वजह से हम जब भी बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो हम कहते हैं आइडियल गैस, द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो इस वजह से आइडियल गैस हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो हाइपोथेटिकल गैस, इमेजिनरी गैस, हाइपोथेटिकल गैस है, इमेजिनरी गैस है। इमेजिनरी गैस है जिनमें दो प्रॉपर्टीज हैं, नो रिपल्सिव फोर्सेस, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है, इसको जो है आइडियल गैस कहते हैं। तो यहाँ आता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल
गैस इक्वेशन आता है। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन को समझने के लिए हमारे पास नंबर 1 बॉयल्स लॉ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, चार्ल्स लॉ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और एवोगैड्रोस लॉ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारे पास फिर एवोगैड्रोस लॉ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले चलते हैं बॉयल्स लॉ के तरफ कि बॉयल्स लॉ क्या चीज़ है। बॉयल्स लॉ, रॉबर्ट बॉयल्स, इसने ये कहा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ने ये कहा कि द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, देखो यहाँ आइडियल गैस आ गया है, द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। क्या? टू द अप्लाइड प्रेशर। इस दौरान क्या कांस्टेंट रखना है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस दौरान हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। और अगर आप कहते हैं कि बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? मैथमेटिकली इसको हम कैसा लिखते हैं? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और वॉल्यूम को जो है 1/P लिखते हैं या PV इज इक्वल टू K लिखते हैं। एक इक्वेशन ये बन जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume is equals to constant। ये भी बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन है। और अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू P1 V1 है, दूसरी वैल्यू P2 V2 है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम फिर इस इक्वेशन को इस तरह लिख देते हैं। ये बॉयल्स लॉ हो गया। बॉयल्स लॉ का अगर आप कहते हैं कि इसका कोई ग्राफ अगर है तो बता दीजिए, तो इसका ग्राफ भी मौजूद है हमारे पास। इसका जो ग्राफ होता है ये होता है किस तरह? ऐसा मिलता जुलता, ऐसा होता है इसका ग्राफ। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे जो है प्रेशर लिखते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम इसका वॉल्यूम लिखते हैं। और इस तरह की जो टेढ़ी लकीर आ रही है, इस टेढ़ी लकीर को कहते हैं हाइपरबोला। इस दौरान हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं। ये लकीर चूंकि सेम टेम्परेचर पर हमें मिली है, इस वजह से इस लकीर को आइसोथर्म भी कहते हैं। आइसोथर्म क्या है? द लाइन ऑब्टेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसको आइसोथर्म कहते हैं। ये आइसोथर्म हो गया। ये एक ग्राफ है। प्रेशर हम क्यों एक्स एक्सिस पर लिखते हैं? हमेशा वो वैल्यू जो इंडिपेंडेंट होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं?
एक्स एक्सिस पर लिखते हैं। जो डिपेंडेंट होती है उसको हम वाई एक्सिस पर लिखते हैं। दूसरा आता है, क्या आ रहा है, चार्ज ला आ रहा है। चार्ज ला प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। इसमें यह था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसको अगर हम लिखते हैं KT, या अगर ये इस तरह K लिख दिया तो ये आ गया। अगर हम इसकी कोई डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर is constant, is equals to constant। इस दौरान प्रेशर को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। और हमारे पास अगर दो वैल्यूज़ हैं, V1 है, T1 है इज इक्वल टू V2 है, T2 है, ये भी हम इसको चार्ज ला का नाम दे देते हैं। ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास चार्ज ला बन जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो इसका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब हम ये देखते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ये लकीर हमने यहाँ से, ये क्या वजह है कि लकीर हमने यहाँ से क्यों शुरू की है, यहाँ से क्यों शुरू नहीं की है। उसकी वजह यह है कि ये हम कौन सा टेम्परेचर ले रहे हैं, ये हम केल्विन टेम्परेचर ले रहे हैं। केल्विन टेम्परेचर अगर आप कहते हैं कि हम 0 डिग्री सेल्सियस से लेना चाहते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होती है, 273 केल्विन के बराबर होती है। तो ये हमने ले लिया है इसका टेम्परेचर, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक हम हाइपोथेटिकल लाइन खींच रहे हैं, ये 0 केल्विन कहलाएगा। ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। और इसके साथ साथ अभी हम लेक्चर में एवोगैड्रोस लॉ भी पढ़ चुके हैं। एवोगैड्रोस लॉ, इसमें हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं Kn। तो V/N इज इक्वल टू K आ जाएगा, और या फिर V1 N1 V2 N2 दूसरा इक्वेशन ये बन जाएगा। तो इस वक्त देखिए हमारे पास 3 लॉज मिल चुके हैं। एक बॉयल्स लॉ है, एक चार्ज लॉ है, और एक कौन सा है, एवोगैड्रोस लॉ है। अब मैं आइडियल गैस इक्वेशन के तरफ आपको ले जा रहा हूँ कि आइडियल गैस इक्वेशन किसे कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में हम एक बॉयल्स लॉ लेते हैं, हम चार्ज लॉ लेते हैं, हम एवोगैड्रोस लॉ लेते हैं। ये 3 लॉज हम लेते हैं। बॉयल्स लॉ भी ले लिया, एवोगैड्रोस चार्ज लॉ भी ले लिया, एवोगैड्रोस लॉ भी, तीनों ले लिए। तीनों में से हम क्या करते हैं, इन तीनों में से जो कॉमन है उन कॉमन को ले लेते हैं। कॉमन यहाँ क्या है, वॉल्यूम कॉमन है, और क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कॉमन है। बाकी जो कॉमन नहीं है उनको यहाँ लिख देते हैं इस तरह हम लिख देते हैं। बाकी जो कॉमन नहीं है उनको हमने इस तरह लिख दिया है। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के बाद यहाँ कांस्टेंट लिखते हैं, ये 1/, ये आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर में है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं
तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ये R आ गया, ये T आ गया, ये N आ गया है। और इसको हम अल्फ़ाबेटिकली लिख देते हैं, तो PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन हम जब तीन गैस लॉ को कंबाइन करते हैं, इनको कंबाइन करने की वजह से ये हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे R क्या है? R को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यहाँ इसको कहते हैं। अगर आप इस इक्वेशन के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस is inversely proportional to किसके? प्रेशर, while directly proportional to number of moles and absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन भी है, आइडियल गैस लॉ भी आप बना सकते हैं इसे। तो ये सारे का सारा क्या है? ये हमारा जो आइडियल गैस से मुतल्लिक चीज़ें आपको बतानी थी, आइडियल गैस इक्वेशन आपको बताना था, वो आइडियल गैस इक्वेशन आपको बता दिया गया है। ये सारी तफसील यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हमने जो चीज़ें कहाँ से स्टार्ट ली है, हमने एवोगैड्रोस लॉ से स्टार्ट लिया है कि एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है, एवोगैड्रोस लॉ क्या है। एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक अगर हम कोई भी गैस लेते हैं और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर भी कांस्टेंट रखते हैं, तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। नंबर ऑफ़ मोल को अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाता है। और फिर हम आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के तरफ कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन को समझने के लिए हमें पहले आइडियल गैस समझना है। तो आइडियल गैस क्या है? नॉन एग्जिस्टिंग गैस है, इमेजिनरी गैस है, मौजूद ही नहीं है। तो इसकी ज़रूरत क्या है? ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल गैस है जिसके बारे में ये सोचा गया है कि इनके बीच में ना रिपल्सिव फोर्स मौजूद है ना अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। इसका फिर फ़ायदा ये हुआ कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ये मैक्सिमम चार्ल्स लॉ मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद ये चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस पॉइंट को समझना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बॉयल्स लॉ जो है, बॉयल्स लॉ को प्रूफ करने के लिए हम एक अपरेटस यूज़ करते हैं। उस अपरेटस का नाम है, या जिस साइंटिस्ट ने यूज़ किया है उसका नाम है बॉयल्स अपरेटस उसका नाम है। बॉयल्स अपरेटस जो है वो इस तरह जे शेप है, ये इस तरह जे शेप है, ये ऐसा जे शेप है, ऐसा ये बॉयल्स अपरेटस है, जे शेप है। और ये यहाँ से यहाँ ये कैलिब्रेटेड है, ये कैलिब्रेटेड है, ये ऐसा है, ये इस तरह कैलिब्रेटेड था। और उस साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे मरकरी भर दी है, यहाँ पे उसने
मरकरी भर दी। यहाँ पे मरकरी उसने भर दी, तो इसमें गैस डाल दिया। अमूमन हाइड्रोजन गैस का नाम आता है, तो हाइड्रोजन गैस इसमें डाल दिया। तो शुरू में देखिए मरकरी है, मरकरी से ये बताया जा रहा है, मरकरी से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मरकरी की क्वांटिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ग्रेटर होती है। तो यहाँ पे ये मरकरी की क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा है और यहाँ ये जो वॉल्यूम है ये कम होता जा रहा है। मरकरी की क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा है और ये इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। लेकिन एक लेवल ऐसा पहुंच गया, अब देखा ये गैस का मॉलिक्यूल्स देखिए एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए। अब एक लेवल ऐसा पहुंच गया कि जहाँ पे ये जितना भी ज़्यादा मरकरी बढ़ाता रहा, इस वॉल्यूम में फर्क नहीं आया, तो यहाँ बॉयल्स लॉ फेल हो गया। आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम प्रेशर पर वॉल्यूम कम नहीं होता है, बॉयल्स लॉ फेल है। तो बॉयल्स लॉ को किस वजह से फेल है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए। जब ये करीब आ गए हैं तो क्या हुआ, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस पैदा हो गए। अब इन रिपल्सिव फोर्सेस को निकालने के लिए आइडियल गैस, इमेजिनरी गैस के बारे में सोचा गया कि ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, ये एक इमेजिनरी गैस है, इनके बीच में कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है, तो फिर ये मैक्सिमम प्रेशर पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप इसी तरह चार्ज लॉ की बात पूछते हैं, तो चार्ज लॉ में फिर ये है, चार्ज लॉ में ये है कि आप क्या करो, आप कम करते जाओ, टेम्परेचर कम करते जाओ, टेम्परेचर को क्या करो, कम करते जाओ, टेम्परेचर कम करो। अब ये कम होता जा रहा है, ये जब कम होता जा रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कम हो गया तो जितना भी आपने टेम्परेचर कम किया, ये वॉल्यूम मज़ीद कम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए। इनके करीब आने की वजह से इनके बीच में रिपल्सन पैदा हो गई है। रिपल्जन की वजह से ये एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे हैं, इसलिए हाइपोथेटिकल गैस को सेलेक्ट किया गया है। तो बॉयल्स लॉ और चार्ज लॉ की जब भी हम डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का वॉल्यूम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हमेशा हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला का जो ग्राफ है उस वक्त बनता है जब वैल्यूज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और हमने इस ग्राफ बनाते वक्त हमने एक्स एक्सिस पर प्रेशर लिखना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वो वैल्यू लिखी जाती है जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, और वॉल्यूम चूंकि डिपेंडेंट है इसलिए इसको वाई एक्सिस पर लिख रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। किस वजह से कम हो रहा है? प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो रहा है, इस वजह से ये यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे अगर साथ में एक और बात भी देखना चाह रहे हैं कि कितना कम हो रहा है, वॉल्यूम कितना कम हो रहा है। अगर हम कितना प्रेशर बढ़ाते हैं तो कितना वॉल्यूम कम होता है। तो ये याद रखो, इफ वन टाइम pressure is increased, the volume will decrease one time, volume will decrease। तो आप जितने टाइम्स प्रेशर बढ़ाओगे, अगर आप 2 टाइम्स प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर अगर आप 2/7 टाइम्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 7/2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये इनके बीच में ये रिलेशन है।
मैथमेटिकली हम इसको ऐसा लिख देते हैं, पी वी इज इक्वल टू के आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू, इज कांस्टेंट या इक्वल्स टू कांस्टेंट या इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट लिख दो। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट होता है। ये दोनों यानी इन दोनों वैल्यूज को बढ़ाते, ये जो भी वैल्यूज आएंगी ये दोनों वैल्यूज जो है ये कांस्टेंट रहेंगी। अगर आप इसकी भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो देखिए, इसका ये मतलब है कि प्रेशर आपने 2 atm रखा है तो वॉल्यूम कितना होने वाला है, वॉल्यूम 1/2 हो जाएगा, 1/2। इसी तरह आप दूसरा प्रेशर ले लो 4 atm तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब आप इसको PV की शक्ल में लिखो, क्या जवाब आएगा, P2 है, V क्या है, 1/2 है, इसको इससे कैंसिल करो तो देखो क्या जवाब आ रहा है, 1 जवाब आ रहा है। और यहाँ देखो, आप अगर इसको PV की शक्ल में लिखना चाहते हैं, 4 लिखो, 1/4 लिखो, इसको इससे कैंसिल करो, K आ जाएगा, 1/K आ रहा है। तो वैल्यू देखो वो सेम आती रहेगी, वैल्यू हमेशा K ही आ रही है, वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आ रही है। ये सारा इसमें। चार्ज लॉ में आ गए। चार्ज लॉ में एक तो हमने ये पढ़ा था कि चार्ज लॉ की पूरी तफसील से हमने चीज़ें इसकी पढ़ी थी कि द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट क्या टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसको फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। इसका जो रेशियो है ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा इज कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट है। तो ये जो है ये आ गया है इसमें। और हमने एक और डेफिनेशन भी पढ़ी है, वो डेफिनेशन क्या है कि इफ़ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज इंक्रीज, द वॉल्यूम इंक्रीज्ड विल बी 1/273 लीटर है। दूसरा हमने इस ग्राफ के बारे में देखा है, ग्राफ में देखें यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कब आती है, स्ट्रेट लाइन कब हासिल होता है, जब हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी चल रही होती है। और यहाँ पे ये जो ज़ीरो है, ये ग्राफ हमने यहाँ से क्यों शुरू किया है, क्योंकि केल्विन में हमारे पास जो वैल्यू आती है, अगर हम 0 सेल्सियस से हम शुरू करना चाहते हैं तो 273 आएगा। तो 273 से हम ये यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम तो ये यूज़ करना चाहते हैं रूम टेम्परेचर से, तो हमने क्या लिखना होगा, हमने लिखना होगा 273 प्लस 225, तो ये आ जाएगा 892 केल्विन। तो फर्ज कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ये 298 कर लेते हैं, तो फिर हमारा जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ होगा, ऐसा होगा, ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। तो ये यहाँ से हमने रूम टेम्परेचर पर कर लिया है। और एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो आइडियल गैस इक्वेशन फिर किसे कहते हैं, जब हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करते हैं। कौन से 3 लॉज हैं, एक बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, ये ले रहे हैं, चार्ल्स लॉ ले रहे हैं और एवोगैड्रोस लॉ ले रहे हैं। ये सारे हम ले रहे हैं। इन तीनों को लेने के बाद हमने इन तीनों में से कॉमन ले लिया, वॉल्यूम कॉमन ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी कॉमन ले लिया, उसके बाद 1/P ले लिया, उसके बाद T ले लिया, इसके बाद N ले लिया है। ये सारी वैल्यूज़ लेने के बाद प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म कर दी, R लिख दिया है। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो अगर हम इस इक्वेशन के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर है। ये सारे का सारा जो था आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह हम फिर
नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फिर अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आ जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।